सुबह का उजाला हो चुका था। ड्रैकुला की शक्तियां अब सोने जा चुकी थी। इस समय वो एक आम इंसान जैसा ही था। उसका शरीर जगह जगह से छिल चुका था। अब उन परस्तर सर्पों को रोकने वाला वहां कोई नहीं था। वो चट्टानी जिस्म वाले सांप ड्रैकुला और उसके साथियों की तरफ ही घूर रहे थे। उफ, अब तो सुबह भी हो चुकी है। अब इनसे बचना नामुमकिन है। हमारी ताकतें इन पर वैसे ही काम नहीं करेंगी, और जो रोक सकता था वो शायद अब रोकने लायक नहीं है। Am I right, मिस अनीता? हाँ, व्लाद की पावर्स दिन में काम नहीं करती है। अगर थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो शायद व्लाद की कोशिश काम कर। एक मिनट। व्लाद की कोशिश काम कर रही है। वो काम कर रही है। कौन सी कोशिश? कैसी कोशिश? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रही हैं मिस अनीता। सब समझ आ जाएगा। जरा उन सांपों की तरफ देखिए। अनीता की बात सुनकर राजा नागनाथ ने उन परस्तर सर्पों की तरफ देखा और वो दंग रह गया। नजारा ही कुछ ऐसा था। उन परस्तर सर्पों के जिस्म फूल रहे थे, मानो वो पत्थर और चट्टानों के नहीं बल्कि रबर के बने हों। किसी गुब्बारे की तरह उनका जिस्म फूलता ही जा रहा था। राजा नागनाथ और उसके साथियों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, पर उनकी इस उलझन का जवाब अनीता के पास था। आपको समझ में आया क्या मैजेस्टी कि व्लाद ने क्या दाव खेला है? आई हैव नो आइडिया मिस अनीता, आप ही बता दीजिए। जहर को जहर ही काट सकता है मैजेस्टी। व्हाट? क्या सेंस है इस बात की? वो सब बाद में समझा दूंगी, पर पहले हमें शेल्टर लेनी होगी। सब लोग पेड़ों के पीछे छुप जाओ, जल्दी। अनीता की बात सुनकर सब कंफ्यूज थे। कोई अपनी जगह से नहीं हिला और ये देखकर राजा नागनाथ चिल्ला उठा। सुना नहीं तुम सबने? जल्दी से पेड़ों के पीछे छुप जाओ, चलो। राजा नागनाथ का आदेश सुनते ही सारे नाग सैनिक पेड़ों के पीछे छुपने के लिए भाग खड़े हुए। अनीता, राजा नागनाथ और लंगड़ाते हुए ड्रैकुला ने भी एक बड़े से बरगद के पेड़ के पीछे शरण ली। उधर उन परस्तर सर्पों का जिस्म अब बिल्कुल गुब्बारे जैसा फूल चुका था और बुरी तरह कांप रहे थे। अपने कान ढक लीजिए मैजेस्टी, क्योंकि अब होने वाला है एक बड़ा। अनीता की बात खत्म करते ही वहां एक जोरदार धमाका हुआ और सारे के सारे परस्तर सर्पों के जिस्म गुब्बारे की तरफ फट गए। उनके टुकड़े चारों तरफ उछल उछल कर फैल रहे थे। कुछ ही देर में वहां पर जगह जगह कंकड़ और पत्थरों के ढेर लगे थे, लेकिन राजा नागनाथ अभी थोड़ा डाउट में था। ये वापस तो नहीं जुड़ जाएंगे? नहीं महाराज, इस बार ये नहीं जुड़ेंगे। वेल, मेरी हाइपोथेसिस तो यही कहती है। हाइपोथेसिस? कैसी हाइपोथेसिस? जब व्लाद इनके बीच में जाकर खड़ा हो गया था, मुझे तभी समझ में आ गया था कि वो क्या करने वाला है। सी, ये बात एक फैक्ट है कि अगर कोई सांप अपने आप को ही काट ले तो उसका खुद का जहर उसको नुकसान पहुंचाता है और मार भी सकता है। व्लाद ने यही किया। ये सांप एक दूसरे पर अपना वार कर बैठे और इनके खुद के जहर ने एक दूसरे को मार दिया। मुझे नहीं लगता कि अब ये वापस आएंगे। राजा नागनाथ अनीता की एक्सप्लेनेशन सुनकर हैरान था। उसने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था। तभी वहां ड्रैकुला की आवाज गूंज उठी। इनका चैप्टर तो क्लोज हो गया, अब बलौर का शिकार करना बाकी है। काउंट, आई डोंट नो हाउ, लेकिन तुम इंजर्ड हो और तुम्हारे वुंड्स भी हील नहीं हो रहे हैं। आई थिंक ये इसलिए क्योंकि मिस अनीता के मुताबिक डे लाइट में तुम्हारी पावर्स काम नहीं करती हैं। एनीवे, इस कंडीशन में तुम बलौर का सामना नहीं कर पाओगे। मैं रुक नहीं सकता। ड्रैकुला बलौर का सामना करने के लिए तड़प रहा था। वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। रिलैक्स व्लाद, महाराज सही कह रहे हैं। हमें नहीं पता कि एनिमी कितना पावरफुल है। जब उसके इन प्यादों को हराने के लिए तुम्हें इतनी ताकत लगानी पड़ी, तो सोचो वो कितना पावरफुल होगा। हमें कैसे भी सनसेट तक रुकना चाहिए। बट अनीता, ट्रस्ट मी व्लाद, मैं जो भी कह रही हूँ सोच समझ कर कह रही हूँ। ठीक है, पर रुकना कहाँ है? आई हेट सनलाइट। मैं यहाँ ओपन स्काई के नीचे नहीं रुकने वाला हूँ। न जाने क्या बात थी अनीता में, जो ड्रैकुला धीरे धीरे उसके सामने एक इंसान जैसा बिहेव करने लगा था। उसकी आवाज उसकी दरिंदगी को शांत कर देती थी। शायद इस रहस्य के पीछे कोई बहुत बड़ी बात छुपी थी, या फिर उस मॉन्स्टर के सीने में फिर से दिल धड़कने लगा था। व्लाद इज राइट, हमें शेल्टर का इंतजाम करना होगा।
और सूरज डूबते ही आगे बढ़ना होगा। ड्रैकुला और उसके साथी शेल्टर का इंतजाम करने लग गए। एक छोटा सा युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन धरती की सतह से बहुत नीचे एक बड़ा युद्ध शुरू होने जा रहा था। इब्लिस और एनुबिस की सेनाएं अब आमने सामने आ चुकी थी। इब्लिस की सेना दुआत के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। वहीं रुक जाओ इब्लिस, और अगर अपनी सलामती चाहते हो तो वापस मुड़ जाओ। तुम उसके बनाए नियमों को तोड़ रहे हो। नर्क के नियम? अरे पागल हो क्या अनुबिस, जो आज भी उसके बनाए नर्क के नियम मान रहे हो? ये कलयुग है अनुबिस, यहां उसके नियम नहीं चलेंगे। यहां सिर्फ और सिर्फ एक नियम चलेगा, जो जीता वो ही सिकंदर। अभी भी वक्त है, हथियार डाल दो और मेरी गुलामी मंजूर कर लो। मैं तुम्हारे भाई से गुजारिश करूंगा कि तुम्हें जिंदा छोड़ दे। वे पेवाद को आजाद करने आए हो ना तुम? मैं भी देखता हूं कि उस गद्दार को तुम कैसे आजाद करवाते हो। शायद तुमने इतिहास नहीं पढ़ा है। तुमसे पहले भी बहुत से इब्लिस आए जिन्होंने दुआत पर गलत नजर डाली थी। उन सब का जो हाल हुआ वही तुम्हारा भी होगा, क्योंकि दुआत को जीतना तब तक असंभव है जब तक अनुबिस इसका पहरेदार है। और रही बात उसकी जिसके बनाए नियम तुम तोड़ने आए हो, तो याद रखो कि कलयुग का अंत करने में उसको सिर्फ एक क्षण लगेगा, क्योंकि मौत भी महाकाल से डरती है। तो तू ऐसे नहीं मानेगा, ठीक है? तो फिर जंग होकर रहेगी। पहले मैं तुझे मारूंगा, फिर तेरे भाई को आजाद करूंगा, और फिर उसकी बारी आएगी। अब इस कलयुग में सिर्फ एक बादशाह होगा जो पूरे नर्क के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड पर राज करेगा, और वो होगा इब्लिस। हमला करो! अनुबिसियो, आगे बढ़ो और दिखा दो इन जहन्नुम के शैतानों को कि दुआत को जीतने का इनका ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। हमला करो! अनुबिस और इब्लिस की सेनाएं आपस में भिड़ चुकी थी। नर्क युद्ध अब शुरू हो चुका था, और इस युद्ध का असर जल्द ही धरती पर भी होने वाला था। उस धरती पर जहां जनरल रूट बेसब्री से अपने ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ फादर डिसूजा का वेट कर रहा था। फादर। डगलस, तुम अभी तक यहीं पर है? आई थॉट कि तुम अभी तक अपने प्लेटून के लिए सोल्जर सिलेक्ट करने लगा होगा। नो फादर, आई कुड नॉट गो। मुझे ये टेंशन हो रहा था कि पता नहीं अंदर सर हेनरी आपसे क्या बात कर रहा होगा। That is not your concern, डगलस। तुम्हें सिर्फ अपने मिशन पर फोकस करना चाहिए। तुम बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है। मुझे फ्रांसिस ने बताया कि तुम कैसे ड्रैकुला का पीछा करते करते किसी मिर्जा अनवर से मिलने चले गए थे। I must say, डगलस, I'm a bit disappointed. तुमसे चर्च को बहुत उम्मीद है, पर अभी तक तुमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे चर्च को तुम पर प्राउड फील हो। टाइम इज लेस, डगलस। और हाँ, फ्रांसिस तुम्हारे साथ जाएगा। फ्रांसिस, वो एमेच्योर प्रीस्ट। फादर, वो किसी काम का नहीं है। ही इज अ रूकी। उसको ले जाने का मतलब है अपने साथ डेड वेट ले जाना। आई एम सॉरी डगलस, बट फ्रांसिस तुम्हारे साथ जाएगा। अगर तुम्हें उससे प्रॉब्लम है तो सर हेनरी अंदर ही है। आई कैन मेक योर ट्रांसफर टू कैलकाटा हैपन लाइक दिस। जनरल रूट के सामने फादर डिसूजा की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। एज यू से फादर, मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगा, बट आई विल नॉट प्रोटेक्ट हिम फादर। इफ ही डाइज, ही डाइज। ओके फादर, मैं अब चलेगा,
बहुत काम करना है. I have to make the church proud of me. God bless you, Douglas. God will indeed bless you. फादर डिसूजा अभी भी इस बात से अनजान थे कि उनका चहेता जनरल डगलस रूट असल में चर्च का सबसे बड़ा दुश्मन लूसीफर का चेला था. जनरल रूट इसी कारण से फ्रांसिस को अपने साथ नहीं रखना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं फ्रांसिस उसकी सच्चाई न जान जाए. रूट किसी भी तरह से फ्रांसिस से छुटकारा पाना चाहता था. वो यही सोचता हुआ चलता जा रहा था कि अचानक एक आवाज ने उसको रोक दिया. जनरल रूट. Huh? कौन? Oh, Priest Francis. What a pleasant surprise. एक मिनट. What is this piece of Indian trash doing here? रूट की नजर फ्रांसिस के साथ खड़े ओमकार पर पड़ गई थी और उसके अंदर का रेसिस्ट भड़क गया था. लेकिन उसके सवाल का जवाब जो फ्रांसिस ने दिया वो सुनकर रूट अंदर तक जल गया. ही इज विथ मी जनरल. ओमकारा मेरा पर्सनल असिस्टेंट है. आई होप इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एनीवेज, फादर डिसूजा के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि इस पॉइंट से आप मुझे अपने हर एक्शन और प्लानिंग का पार्ट बनाएंगे. सो व्हेन आर वी मूविंग? और कहाँ जा रहे हैं हम? जनरल रूट को अचानक से फ्रांसिस का ये रूप पसंद नहीं आ रहा था, मगर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए जवाब दिया. Soon, Priest Francis, soon. और हमारा अगला डेस्टिनेशन क्या होगा ये मैं कल बताएगा. But let me warn you, Francis. हम ड्रैकुला को हंट कर रहे हैं. I hope कि तुम अपने को प्रोटेक्ट करना जानता होगा. Because you never know डेथ किधर से और कैसे स्ट्राइक करेगी.